हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है जावा का, दैट इज़ इनहेरिटेंस। ठीक है। इनहेरिट करने का मतलब क्या होता है? इनहेरिट करने का मतलब होता है कि हम किसी से कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं। ठीक है, इनहेरिट कर रहे हैं। सी प्लस प्लस में भी आपने इनहेरिटेंस पढ़ी थी, जावा में भी कंसेप्ट वही है। इनहेरिटेंस का मतलब है, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, देन इनहेरिटेंस मीन्स कि हमने एक क्लास बनाई है, उस क्लास में कुछ डेटा मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर फंक्शंस हैं। ठीक है, क्लास बन गई, हमने यूज़ कर ली क्लास। ठीक है, उसके बाद हमने एक और क्लास बनानी है जिसमें वो सारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस भी होंगे जो पहली क्लास में थे। ठीक है, प्लस दूसरी क्लास के अपने भी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होंगे। तो क्या हम जो कॉमन डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं दोनों क्लासेस के, क्या हम सेकंड क्लास में दोबारा लिखेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, सेकंड क्लास में सिर्फ वही डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस लिखेंगे जो सेकंड क्लास के अपने हैं और जो उसके सेम है पहली क्लास जैसे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेकंड क्लास को इनहेरिट करवा लेंगे फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। तो उससे क्या होगा, इनहेरिट करवाने से फर्स्ट क्लास के सारे फीचर्स मींस डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, वो दूसरी क्लास में अपने आप आ जाएंगे। सो हमें रिडंडेंट कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा से वो सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, शायद हल्का सा आपको आइडिया हुआ है। इसको मैं एक डायग्राम से थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगी। देखो, जो सबसे पहले हमने क्लास बनाई थी, दैट इज़ कॉल्ड ईदर पेरेंट क्लास, या उसको हम बेस क्लास भी कह देते हैं, या हम सुपर क्लास भी कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसको पेरेंट कहते हैं तो जो हमने इनहेरिट करवाई है उसे हम चाइल्ड कहेंगे। अगर सुपर कहेंगे इसको तो इसको सब क्लास कहेंगे। अगर इसको बेस क्लास कहेंगे तो इसको डिराइव्ड क्लास कहेंगे। मैं ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगी, बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो एक जो हमने सबसे पहले क्लास बनाई ना, दैट इज़ कॉल्ड बेस क्लास। बेस क्लास में हमने कुछ मेंबर फंक्शंस लिख लिए, कुछ डेटा मेंबर्स लिख लिए, क्लास बन गई। उसके बाद हमने ना एक क्लास बनानी है जिसमें वो सारे फीचर्स हमने इंक्लूड करने हैं जो बेस क्लास में थे, प्लस इस क्लास के अपने भी फीचर्स होंगे। तो क्या हम इसके जो फीचर्स कॉमन है जो इसमें भी होंगे यहाँ पे दोबारा लिखेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, इस क्लास में सिर्फ वही फीचर्स, वही डेटा मेंबर्स और वही मेंबर फंक्शंस लिखेंगे जो इस क्लास के अपने हैं। ठीक है, जो इसने यहाँ से इनहेरिट करवाने हैं वो हम इनहेरिट, वो जो सेम है वो हम इनहेरिट करवा लेंगे। ठीक है, जो सेम फीचर्स हैं इसके और इसके, वो हम पेरेंट क्लास से इनहेरिट करवा लेंगे। तो इनहेरिट करवाने से क्या हुआ, चाइल्ड क्लास के पास अपने फीचर्स भी हैं, पेरेंट के भी आ गए। तो देखो, चाइल्ड क्लास का सर्कल उसने बड़ा शो किया हुआ है, पेरेंट का छोटा शो किया हुआ है। वाई? बिकॉज चाइल्ड क्लास में पेरेंट्स के फीचर्स भी हैं प्लस उसके अपने भी हैं। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस कि हमें दोबारा कोड लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्लास एम्प्लॉय क्लास एक बार बना ली। ठीक है, उसके बाद हमने एक सब क्लास बनानी है या ड्राइव क्लास बनानी है मैनेजर। तो एम्प्लॉय के सारे फीचर्स जैसे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सैलरी, ये तो कॉमन फीचर्स हैं जो मैनेजर में भी होंगे। तो हम एम्प्लॉय में से सारे फीचर्स मैनेजर में इनहेरिट करवा लेंगे, प्लस मैनेजर के अपने फीचर्स भी होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ बेस क्लास, दिस इज़ अ ड्राइव क्लास। ओके, सो ये थोड़ी इंट्रोडक्शन थी कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। अब जावा में इनहेरिटेंस करनी कैसे है? ठीक है, जावा में कोडिंग कैसे करनी है इनहेरिटेंस की। एक आपको याद है, मैंने क्लासेस का चैप्टर जब शुरू किया था, पेज नंबर 130 निकालूंगी मैं। जब हमने क्लासेस का चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको क्लास का सिंटेक्स करवाया था कि क्लास को डिफाइन करने का क्या सिंटेक्स होता है। ये देखो, थोड़ा जूम कर लेती हूँ। क्लास के हेडर में हमने जब लिखा था क्लास नेम, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में चीज़ें हैं ना, ये ऑप्शनल है, ये हम जब चैप्टर्स या जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तब हम करेंगे। पहला क्या है, एक्सटेंड्स सुपर क्लास नेम। अब ये जो एक्सटेंड कीवर्ड है ना, ये इनहेरिटेंस में यूज़ होता है। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड इनहेरिटेंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम दोबारा देखते हैं जावा में कैसे करना है। ये देखो, मेरे पास पेरेंट क्लास है, मैंने एक चाइल्ड क्लास बनानी है जिसमें पेरेंट के सारे फीचर्स होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं क्लास कीवर्ड लिखूँगी, मैं ड्राइव क्लास का नेम लिखूँगी, मैं एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखूँगी और मैं उसके साथ बेस क्लास का नेम लिख दूँगी। इससे क्या होगा, जो मेरी ड्राइव क्लास बनेगी
उसमें बेस क्लास के सारे फीचर्स अपने आप आ जाएंगे, इनहेरिटेंस हो जाएगी. सो इनहेरिटेंस इन जावा इज डन यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड्स. ऐसा आएगा ई छोटा और साथ में एक्सटेंड्स. ओके, नो सेमी कॉलन इज देयर. और फिर मैं ड्राइव क्लास के जो अपने डेटा मेंबर्स हैं और अपने मेंबर फंक्शंस हैं वो मैं डिक्लेयर कर दूंगी. ठीक है. सो ड्राइव क्लास में बेस क्लास के तो सारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस आ ही जाएंगे, प्लस अपने भी होंगे. फाइन. सो दिस इज हाउ इनहेरिटेंस इज डन इन जावा. बाकी हम अब ये तो सिर्फ सिंटेक्स है, अभी हम फुल फ्लेज प्रोग्राम्स का करेंगे इनहेरिटेंस का, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. अब इनहेरिटेंस कितने तरह की होती है. ठीक है. सेम है जैसे C++ में होती है. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा ऑल्सो. फाइन. नंबर 1 is single inheritance. Single inheritance means if there is one base class and there is one drive class, means one base class is driving one drive class, then that is single inheritance. For example, we have a student class and we have PhD student class. Now PhD student class is being inherited from student class. There is one base class and there is one drive class. So this is an example of single inheritance. Next is multiple inheritance. Multiple inheritance is said to be multiple if we have more than one base classes. Base classes are more than one. We can have 2 base classes or 3 or 4. Okay, but we have only one drive class. It means this drive class is having features of all those base classes plus its own features. Right. So in this A and B class are both driving class C. So it means C class will have its own features plus C class will inherit the features of A class and of B class. Right. For example, there are 2 classes, mammal class and fish class. They are base classes. We have 2 base classes. These base classes are driving one drive class, that is whale. If we have more than one base classes but one drive class, then the inheritance is multiple inheritance. अब होगा क्या, वेल क्लास में मैमल के भी फीचर्स आ जाएंगे प्लस फिश के भी फीचर्स आ जाएंगे और वेल क्लास के पास अपने फीचर्स भी हैं. राइट. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. हम सबका प्रोग्राम करेंगे. नेक्स्ट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल मीन्स मल्टीपल लेवल्स आर देयर. इफ आई हैव वन बेस क्लास दैट इज ड्राइविंग वन ड्राइव क्लास and I make that drive class as a base class, considering this drive class as a base class, I drive another class, then that is an example of multi-level inheritance. ठीक है. एक बेस क्लास है, उसे ड्राइव क्लास बनी. अब ड्राइव क्लास को मैंने फिर से बेस मान लिया और उसे एक और ड्राइव बना ली. इसको बेस मान के एक और ड्राइव बना ली. इसको बेस मान के एक और ड्राइव बना ली. जितने मर्जी लेवल तक चल जाओ. सो दिस इज़ अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंडफादर क्लास से फादर बना, फादर क्लास बनी. फादर के पास अपने फीचर्स तो हैं प्लस ग्रैंडफादर के भी आ गए. फादर क्लास से सन, सन के पास अपने फीचर्स तो हैं प्लस फादर के भी आ गए, प्लस इनडायरेक्टली फादर के थ्रू ग्रैंडफादर के भी आ गए. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. फाइन. नेक्स्ट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस. Inheritance is said to be hierarchical if we have one base class but more than one drive classes. Fine. Now there is one base class and we have 2 drive class or 3 or 4, means more than one drive classes, then that is an example of hierarchical inheritance. तो होगा क्या, B के पास अपने फीचर्स तो हैं प्लस A के भी आ गए. सिमिलरली C के पास अपने फीचर्स तो हैं प्लस A के भी आ गए. D के पास अपने फीचर्स तो हैं, A के भी आ गए. इन तीनों के पास एक दूसरे के फीचर्स नहीं है, इन तीनों के पास ए के फीचर्स हैं प्लस अपने अपने हैं. राइट. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस. फॉर एग्जांपल, व्हीकल क्लास. व्हीकल क्लास इज द बेस क्लास. वी हैव वन बेस क्लास और 3 ड्राइव क्लासेस हैं. सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस. कार के पास अपने फीचर्स तो होंगे, अपने डेटा मेंबर्स, अपने मेंबर फंक्शंस तो होंगे, प्लस व्हीकल के भी आ जाएंगे. सिमिलरली ट्रक के पास अपने मेंबर फंक्शंस और अपने डेटा मेंबर्स तो होंगे, प्लस ट्रक व्हीकल के भी आ जाएंगे. सिमिलरली बस के पास अपने डेटा मेंबर्स और अपने मेंबर फंक्शंस तो होंगे, प्लस व्हीकल. अच्छा, लास्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज हाइब्रिड. सो हाइब्रिड टर्म का आपको पता ही है. हाइब्रिड मीन्स मिक्सचर ऑफ ऑल. ठीक है. जैसे हाइब्रिड कंप्यूटर होता है. ठीक है. ऐसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस मीन्स द इन विच देयर वी हैव मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. मिक्सचर ऑफ ऑल द इनहेरिटेंस. फॉर एग्जाम्पल, ये ब्लॉक डायग्राम देखो. इस ब्लॉक डायग्राम में we have single inheritance also, A, B, B, D, C, D.
We have multiple inheritance also. A is driving B, B is driving D. We have multiple inheritance also. B and C both are driving class D. ठीक है, so multiple inheritances are there, more than one type of inheritances are there, so this is an example of hybrid inheritance, right? So these are the 5 types of inheritance. अब हमने क्या करना है, अब हमने इन पांचों के प्रोग्राम्स करने हैं. थियोरी यहाँ से कर लेनी है, प्रोग्राम्स मैं करवा दूंगी, सो ये टॉपिक ओवर हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का. हाँ जी बेटा, इनहेरिटेंस 5 टाइप्स की होती है, ठीक है. अब हमने उन इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स करने हैं. थियोरी वहाँ से कर लेनी है, प्रोग्राम्स अब ये मैं आपको पिक्स भेजूंगी, हम ये वाले प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है. सिंपल प्रोग्राम्स हैं, आपको समझने ईजी होंगे, ठीक है. प्लस इसमें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, जो भी हमने कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिंगल इनहेरिटेंस. आपको पता है सिंगल इनहेरिटेंस कब होती है? व्हेन देयर इज़ वन बेस क्लास एंड देयर इज़ वन ड्राइव क्लास. मीन्स वन बेस क्लास इज ड्राइविंग वन ड्राइव क्लास, राइट. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस. अब सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम देखो. मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है, क्लास ए नाम की. पब्लिक कीवर्ड लिखना है, लिखो, नहीं लिखना देन इट्स ऑप्शनल, ठीक है. क्लास ए. क्लास ए में मैंने एक फंक्शन रखा, फंक्शन का नेम इज़ डिस्प्ले ए, ठीक है. ये क्या कर रहा है? ये जस्ट बता रहा है कि डिस्प्ले मेथड क्लास ए का कॉल हो रहा है. क्लास ख़त्म हो गई, ठीक है. तो ये एक मेरी बेस क्लास बनी, या एक मैंने क्लास बनाई क्लास ए नाम की. अब सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? देयर इज़ वन बेस क्लास एंड देयर इज़ वन ड्राइव क्लास. फाइन. तो हमने बेस क्लास बना ली, अब हम ड्राइव क्लास बनाएंगे. और मैंने आपको बताया था कि जावा में हम कैसे बनाते हैं ड्राइव क्लास, यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड्स. तो देखो हमने कैसे करना है. हमने लिखना है क्लास कीवर्ड, कीवर्ड इज़ ऑलवेज इन स्मॉल लेटर्स. फिर हमने क्लास ड्राइव क्लास का नेम देना है. ड्राइव क्लास का नेम हमने इस प्रोग्राम में क्लास बी दे दिया, ठीक है. देन एक्सटेंड्स क्लास ए. इट मीन्स जो क्लास बी है वो क्लास ए के सारे फीचर्स इनहेरिट कर रही है. एक्सटेंड्स क्लास ए मीन्स क्लास बी इज़ बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास ए. अब जब हमने ये लाइन लिख दी तो क्या होगा? क्लास ए के जितने फीचर्स हैं, जितने डेटा मेंबर्स और जितने मेंबर फंक्शंस हैं वो सारे क्लास बी में आ जाएंगे. क्लास ए में अब फ़िलहाल डेटा मेंबर तो कोई नहीं है, मेंबर फंक्शन है, तो ये मेंबर फंक्शन क्लास बी का भी पार्ट बन जाएगा, ठीक है. अब क्लास बी में अपना कौन सा अपना एक मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले बी नाम का, ठीक है. ये मैसेज प्रिंट करवा रहा है कि डिस्प्ले ऑफ क्लास बी, डिस्प्ले मेथड ऑफ क्लास बी, ठीक है. और एक मेन फंक्शन है, ठीक है. इसको हम देखते हैं मेन अभी, ठीक है. तो क्लास बी में 2 फंक्शंस हैं, डिस्प्ले बी एंड मेन फंक्शन. और क्लास बी में डिस्प्ले ए फंक्शन भी आ जाएगा ड्यू टू इनहेरिटेंस. सो हम कहेंगे क्लास बी में 2 फंक्शंस नहीं है, 2 मेंबर फंक्शंस नहीं, हम कहेंगे क्लास बी में 3 मेंबर फंक्शंस हैं. डिस्प्ले ए जो कि क्लास ए से इनहेरिट हुआ, डिस्प्ले बी क्लास का अपना और मेन क्लास का अपना, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद एग्जीक्यूशन. यू नो एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद मेन फंक्शन, ठीक है. सो फर्स्ट लाइन क्या है मेन फंक्शन की? अच्छा बेटा, हमने ना हमेशा ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है. क्यों? क्योंकि ड्राइव क्लास में बेस क्लास भी होगी और खुद ड्राइव क्लास अपनी भी होगी. सो ड्राइव क्लास का ही हमेशा ऑब्जेक्ट बनाना है. सो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आपको पता है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम, ठीक है. सो क्लास नेम इज़ क्लास बी, देन ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू, देन क्लास नेम. बी ऑब्जेक्ट बना. अब बी का हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है. बी ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले फंक्शन, क्योंकि क्लास बी में डिस्प्ले फंक्शन आ चुका है, तो डिस्प्ले ए फंक्शन कॉल हुआ. तो क्या मैसेज ने प्रिंट करवा दिया? डिस्प्ले मेथड ऑफ क्लास ए. फंक्शन खत्म हो गया, कंट्रोल वापस मेन में आया. मेन की अगली लाइन में बी डॉट डिस्प्ले बी. डिस्प्ले बी फंक्शन क्लास बी का है, ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है. तो क्या आउटपुट आई? डिस्प्ले मेथड ऑफ क्लास बी. फंक्शन खत्म हो गया, कंट्रोल वापस मेन में आया, मेन भी खत्म हो गया. सो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन भी खत्म हो गई, ठीक है. ये बात तो आपको पता है ना, ये पता चल गई होगी पिछले चैप्टर्स में से कि जब भी हमने क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करना है तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है. इसलिए हमने बी ऑब्जेक्ट बनाया ताकि हम डिस्प्ले ए और डिस्प्ले बी फंक्शन को कॉल करवा सकें थ्रू ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर, ठीक है. सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस वेयर देयर इज वन बेस क्लास एंड वन ड्राइव क्लास, राइट. बेटा नेक्स्ट इनहेरिटेंस इज मल्टी लेवल. मल्टी लेवल याद है ना आपको? जब एक बेस क्लास ड्राइव क्लास बनाती है, उस ड्राइव क्लास को हम बेस बना के एक और ड्राइव करवा लेते हैं, फिर चाहे तो उसको बेस बना के एक और ड्राइव करवा सकते हैं. सो देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ लेवल्स वी कैन गो, ठीक है. सो इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम एक बेस क्लास बनाएंगे, उसे ड्राइव बनाएंगे,
फिर उस ड्राइव को बेस बना के उसे एक और ड्राइव बनाएंगे, ठीक है। सी हाउ, एक हमने क्लास ए बनाई, इसमें एक ही मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले ए नाम का और ये एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, क्लास ख़त्म। फिर हमने क्लास बी बनाई जो क्लास ए से बन रही है, इनहेरिट हो रही है, ठीक है। सो ए से बी बन गई, फाइन। क्लास बी में क्या है, क्लास बी में एक अपना मेंबर फंक्शन है, जस्ट एक फंक्शन है डिस्प्ले बी नाम का, वो अपना मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, क्लास ख़त्म हो गई। फिर क्लास सी बनाई जो बी से बन रही है, क्लास बी से, सो ए से बी बनी, बी से सी बनी, हो गया ना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो अब इसमें एक ही मेंबर फंक्शन है जो कि मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, प्लस इसमें मेन फंक्शन भी है, हमने क्लास सी में मेन फंक्शन भी बना दिया, रख दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा ड्राइव क्लास का बनना है। ड्राइव क्लास कौन सी है, फाइनल ड्राइव क्लास, दैट इज सी। सो सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन फंक्शन में, क्लास सी, ऑब्जेक्ट नेम इज सी इक्वल्स टू न्यू क्लास सी, ठीक है। फिर सी ऑब्जेक्ट के थ्रू सबसे पहले डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवाएंगे, तो डिस्प्ले फंक्शन चलेगा, उसका आउटपुट मैसेज आ जाएगा। फिर डिस्प्ले बी फंक्शन चलेगा, उसका आउटपुट मैसेज आ जाएगा। फिर डिस्प्ले सी फंक्शन चलेगा, फिर उसका आउटपुट मैसेज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इनहेरिटेंस इज हरारिकल। हरारिकल में क्या होता था, हरारिकल में एक बेस क्लास होती थी, उससे दो ड्राइव क्लासेस बनती थी, ठीक है, 2 या 3 या 4 जितना मर्जी। सो इन दिस प्रोग्राम वील टेक वन बेस क्लास एंड फ्रॉम दैट बेस क्लास वील ड्राइव 2 ड्राइव क्लासेस, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास ए, दिस इज़ द बेस क्लास क्योंकि एक्सटेंड कीवर्ड्स नहीं है, ठीक है। इसमें एक फंक्शन है डिस्प्ले ए नाम का, क्लास ख़त्म। देन क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, क्लास बी क्लास ए से बनी, इट मीन्स क्लास बी इज बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास ए, क्लास ए से क्लास बी बनी, ठीक है। तो क्लास बी में क्लास ए के सारे फीचर्स आ गए, प्लस क्लास बी का अपना मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले बी नाम का, ठीक है। देन क्लास सी बनी, वो भी ए से बनी, सो ए से बी भी बन रही है, ए से सी भी बन रही है, तो इट मीन्स दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हरारिकल इनहेरिटेंस। सी भी ए से बनी, सो सी में ए के फीचर्स भी आ गए, प्लस सी में अपना फीचर कौन सा है, डिस्प्ले सी नाम का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, हम 3 क्लासेस बना रहे हैं इस प्रोग्राम में, सी ख़त्म हुआ, फिर क्लास डी जो कि ए से बनी है। तो इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास ए से क्लास बी बना रहे हैं, क्लास सी बना रहे हैं, क्लास डी बना रहे हैं, राइट। सो 3 क्लासेस ड्राइव हो रही हैं फ्रॉम वन बेस क्लास। सो क्लास डी के पास अपना मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले डी, प्लस क्लास ए का भी आ जाएगा डिस्प्ले ए, ठीक है। और फिर मेन फंक्शन के लिए हमने एक अलग क्लास बनाई, हम मेन फंक्शन को डी क्लास डी में भी डाल सकते थे, बेटर होता है मेन फंक्शन के लिए हमेशा एक अलग क्लास बनाओ। सो इस प्रोग्राम में देखो कितनी क्लासेस हैं, एक क्लास ए, एक क्लास बी, एक क्लास सी, एक क्लास डी और एक क्लास मेन फंक्शन रखने के लिए। सो देयर आर 5 क्लासेस, ठीक है। कोई भी नाम रख दो उस क्लास का, उसमें मेन फंक्शन रखा, हमने हमेशा ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इस प्रोग्राम में तो हमारे पास 3 ड्राइव क्लासेस हैं, बी, सी और डी। तो सबसे पहले हम बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। बी के ऑब्जेक्ट से हम बी के मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे, प्लस उस मेंबर फंक्शन को भी कॉल करेंगे जो ए से इनहेरिट हुआ है बी में, ठीक है। तो देखो बी की आउटपुट भी आएगी और ए की आउटपुट भी आएगी। तो सबसे पहले बी वाली क्लास की आउटपुट आई, फिर ए वाले क्लास की आउटपुट आई। मैं इसके पिक्स भेजूँगी पेपर को, इन पेपर्स की आपको पिक्स भेजूँगी, ठीक है। उसके बाद सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, सी क्लास के ऑब्जेक्ट ने सी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल किया और उसने दोबारा उसके बाद उस क्लास के मेंबर फंक्शन को भी कॉल किया जिस क्लास से सी बन रही है, दैट इज़ क्लास ए का मेंबर फंक्शन डिस्प्ले ए। कैसे कॉल हुआ सी से, और बी से कैसे डिस्प्ले ए कॉल हुआ था, और डी से कैसे डिस्प्ले ए कॉल होगा, वाई, बिकॉज डिस्प्ले जो ए क्लास है वो इनहेरिट हो रही है बी में भी, सी में भी, डी में भी, तो ए के सारे फीचर्स भी उन क्लासेस में आ गए। इसलिए हम ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बिकॉज बेस क्लास के मेंबर फंक्शंस ड्राइव क्लास में आ चुके हुए हैं ड्यू टू इनहेरिटेंस, ठीक है। सो सी ने ए के मेंबर फंक्शन को कॉल किया, तो आउटपुट में सी का मेंबर फंक्शन चला और ए वाला मेंबर फंक्शन चला। सिमिलरली डी ऑब्जेक्ट बनाया, डी ऑब्जेक्ट ने डी के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया एंड ए के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया क्लास ए के, राइट। सो आउटपुट भी उस हिसाब से आई है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। सो दिस वॉज 3 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल। अब कौन सी रह गई, अब रह गई मल्टीपल
एंड हाइब्रिड। मल्टीपल इनहेरिटेंस कौन सी होती थी? जिसमें एक से ज़्यादा बेस क्लासेस थे और एक ड्राइव क्लास है, वही होती है ना मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुननी है आपने। पहले मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस की डायग्राम निकालने दो, या सामने रखने दो, फिर मैं आपको एक बात समझाती हूँ। ये है ना मल्टीपल इनहेरिटेंस, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सपोज करो मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम लिखना है। व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट अ क्लास ए, ठीक है, वो बेस होगी। फिर मैं एक क्लास बनाऊंगी बी, वो भी बेस होगी। ठीक है, और जब मैं सी क्लास बनाने लगूंगी तो मैं सी क्लास के हेडर में क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी क्लास, देन ड्राइव क्लास का नाम दैट इज सी, एक्सटेंड्स ए कॉमा एक्सटेंड्स बी, कुछ ऐसा लिखूंगी। यानी दोनों क्लासेस को एक्सटेंड करवाना है ना मैंने सी में दोनों को इनहेरिट करवाना है। तो या पर जावा में ना हम दो क्लासेस को एक साथ एक्सटेंड नहीं करवा सकते। जावा में हम एक्सटेंड कीवर्ड हमेशा एक ही क्लास के साथ लगेगा, यानी हम एक ही क्लास को एक्सटेंड करवा सकते हैं। पर इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस में रिक्वायरमेंट क्या है? अगर दो बेस क्लासेस हैं तो दो बार एक्सटेंड लिखना पड़ेगा, या दो क्लासेस को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा सी में। अगर तीन है तो तीन क्लासेस को करवाना पड़ेगा, या मोर देन 3 जितनी भी हैं। पर जावा में एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि जावा में हम एक्सटेंड कीवर्ड एक ही बार लिखते हैं और एक ही क्लास को एक्सटेंड करवा सकते हैं। इट मीन्स मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट पॉसिबल इन जावा यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। फाइन, सो इसलिए मैंने आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम नहीं करवाया। और हाइब्रिड भी पॉसिबल नहीं है। अगर हाइब्रिड में मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जाती है, हाइब्रिड में एक पार्ट में मल्टीपल इनहेरिटेंस है, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी पॉसिबल नहीं है। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल? ठीक है, रीज़न इज़ कि हम जावा में 2 क्लासेस को एक्सटेंड नहीं करवा सकते इन द ड्राइव क्लास, सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड करवा सकते हैं। सो इट मीन्स जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होगी। द आंसर इज हो सकती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, लेकिन एक्सटेंड कीवर्ड से नहीं, एक और तरीके से। वो मैं आपको तरीका तब बताऊंगी जब मैं अगला चैप्टर आपको करवाऊंगी इंटरफेसेस का। इंटरफेसेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंड कीवर्ड्स या इनहेरिटेंस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। राइट, इसकी भी मैं आपको दोबारा इसके बताऊंगी कि कहाँ ये थियोरी लिखी हुई है, आप उसको और क्लियरली उसको समझ सकते हो। ठीक है, सो जावा में मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल है? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेसेस, वो नेक्स्ट चैप्टर है, वो तब करवाऊंगी। राइट, यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। देयर इज अ स्पेशल कीवर्ड इन जावा दैट इज कॉल्ड सुपर कीवर्ड। ये C++ में नहीं था। ठीक है, सुपर कीवर्ड कब, कहाँ, कैसे यूज होता है, ये अब हमने देखना है। ओके, फर्स्ट यूज है सुपर कीवर्ड का, दैट सुपर कीवर्ड कैन बी यूज्ड विद कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स के साथ यूज होता है। कैसे? इस टॉपिक को समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखो। ठीक है, प्रोग्राम को अच्छे से देखो और फिर हम डिस्कस करते हैं कि इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम इज़, हमने एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई। ठीक है, क्लास में नेम एक डेटा मेंबर है स्ट्रिंग टाइप का, एक बेसिक डेटा मेंबर है डबल टाइप का, और एक एज डेटा मेंबर है इंटीजर टाइप का। प्लस एम्प्लॉय का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बिकॉज पैरामीटर्स नहीं है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? नेम में स्पेस डाल रहा है, बेसिक और एज में 0 वैल्यूज़ डाल रहा है। देन एम्प्लॉय क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी पड़ा हुआ है। इसमें पैरामीटर्स आ रहे हैं n, b, a, नेम में n जा रहा है, बेसिक में b जा रहा है, एज में a जा रहा है। ठीक है, सो एम्प्लॉय क्लास में डेटा मेंबर्स हैं एंड कंस्ट्रक्टर्स हैं। हो सकता है इसमें मेंबर फंक्शंस भी होते, गेट डेटा, शो डेटा, इस तरह के मेंबर फंक्शंस भी होते, बट नहीं है, इसमें सिर्फ डेटा मेंबर्स हैं एंड कंस्ट्रक्टर्स हैं। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास ख़त्म। उसके बाद हमने क्लास बनाए मैनेजर, दैट इज बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। कैसे लिखा हमने? क्लास मैनेजर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, इट मीन्स मैनेजर क्लास एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रही है।
ठीक है। सो सिंगल इनहेरिटेंस है, एक बेस क्लास एक ड्राइव क्लास। बेस क्लास इज एम्प्लॉय, ड्राइव क्लास इज मैनेजर। मैनेजर क्लास एम्प्लॉय क्लास से इनहेरिट हो रही है, ठीक है। अब जैसे ही मैनेजर क्लास एम्प्लॉय क्लास से इनहेरिट हुई तो मैनेजर क्लास के पास एम्प्लॉय क्लास के सारे फीचर्स आ जाते हैं। अब इस लाइन को मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहती हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि मैनेजर क्लास एम्प्लॉय क्लास से इनहेरिट हुई और एम्प्लॉय के सारे फीचर्स मैनेजर में आ गए, तो एक्चुअल में एम्प्लॉय के डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस अगर कोई होते इस क्लास में तो वो इनहेरिट हो जाने थे, लेकिन बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर्स कभी इनहेरिट नहीं होते, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। बेस क्लास के जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, एम्प्लॉय ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर्स आर नेवर इनहेरिटेड इन द ड्राइव्ड क्लास। सो इसका मतलब जब मैनेजर क्लास एम्प्लॉय से इनहेरिट हुई, ठीक है, तो एम्प्लॉय के डेटा मेंबर्स मैनेजर में आ गए, प्लस अगर कोई मेंबर फंक्शंस होते तो वो भी आ जाने थे, पर इसमें नहीं है बाय चांस। पर कंस्ट्रक्टर्स कभी इनहेरिट नहीं होते, ठीक है। सो अब मैनेजर क्लास के पास अपना डेटा मेंबर कौन से, कार अलाउंस, और ऊपर से कौन से 3 आए, नेम बेसिक और एज भी आ गए। सो 4 डेटा मेंबर्स हो गए मैनेजर के पास। प्लस मैनेजर का एक कंस्ट्रक्टर है अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो क्या कर रहा है, क्योंकि मैनेजर के पास अब 4 डेटा मेंबर्स हैं तो चारों को इनिशलाइज करना पड़ेगा, तो वो क्या कर रहा है, नेम में, क्योंकि नेम ऊपर से आया, बेसिक और एज ऊपर से आया, नेम में स्पेस डाल रहा है, बेसिक और एज में 0 डाल रहा है, एंड कार अलाउंस उसका अपना है, उसमें भी उसने 0 डाल दिया। फिर मैनेजर का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पड़ा है, देखो 4 पैरामीटर्स आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैनेजर क्लास में 4 डेटा मेंबर्स हैं, 3 ऊपर से आए, एक उसका अपना, तो एन नेम में जा रहा है, बी बेसिक में जा रहा है, ए एज में जा रहा है, और सी कार अलाउंस में जा रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज द प्रोग्राम। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज द डुप्लीकेशन ऑफ कोड। हमने यहाँ पर भी नेम बेसिक एज को इनिशलाइज किया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, इधर भी करना पड़ा। हमने यहाँ भी पैरामीटराइज में नेम बेसिक एज को इनिशलाइज किया, इधर भी करना पड़ा, राइट। क्यों करना पड़ा, क्योंकि मैनेजर का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, हम ऑब्जेक्ट हमेशा ड्राइव क्लास का बनाते हैं, मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मैनेजर क्लास में तो ये सारे डेटा मेंबर्स भी आ गए हैं ना, तो हमें मैनेजर क्लास में सारे डेटा मेंबर्स को इनिशलाइज करना पड़ता है, पर डुप्लीकेशन ऑफ कोड हो गई। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। क्यों डुप्लीकेशन ऑफ कोड करनी पड़ी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिट नहीं हुए। हमें यहाँ पर ही एम्प्लॉय क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशलाइज करना पड़ेगा, वो कंस्ट्रक्टर्स नहीं हम यूज़ कर सकते, वो इनहेरिट नहीं हुए, ठीक है। जिसके कारण ये देखो डुप्लीकेशन, यहाँ पर भी वही लाइन्स हैं, इधर भी वही लाइन्स हैं, इधर भी वही स्टेटमेंट्स, इधर भी वही स्टेटमेंट्स है, डुप्लीकेशन ऑफ कोड इज़ देयर, डुप्लीकेशन ऑफ कोड, ठीक है। सोल्यूशन इज़ टू यूज़ अ सुपर कीवर्ड। कैसे, ये प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम समझ आएगा, फिर सुपर कीवर्ड समझाना ईजी हो जाएगा। सेम वही प्रोग्राम है पिछला, एम्प्लॉय क्लास है, नेम बेसिक एज 3 डेटा मेंबर्स हैं, एम्प्लॉय का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है, फाइन, और एक प्रिंट फंक्शन इसका डेटा मेंबर भी है, एम्प्लॉय का सॉरी मेंबर फंक्शन, एम्प्लॉय का मेंबर फंक्शन भी है। सो एम्प्लॉय क्लास में डेटा मेंबर्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं, एंड 1 मेंबर फंक्शन इज़ ऑल्सो देयर। फिर हमने मैनेजर क्लास बनाई, एम्प्लॉय से इनहेरिट हो रही है, तो मैनेजर के पास एम्प्लॉय से क्या क्या आएगा, मैनेजर के पास क्या क्या इनहेरिट होगा एम्प्लॉय से। द आंसर इज डेटा मेंबर्स इनहेरिट होंगे, मेंबर फंक्शन इनहेरिट होगा, ठीक है, बट कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिट नहीं होंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स कभी इनहेरिट नहीं होते ड्राइव क्लास में, फाइन। सो अब देखो, मैनेजर क्लास का एक अपना डेटा मेंबर है, कार अलाउंस, मैनेजर का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब देखो, हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डुप्लीकेशन ऑफ कोड नहीं किया जैसे पिछले में किया था। हमने क्या किया, हमने कार अलाउंस को तो इनिशलाइज कर दिया 0, बट बाकी जो डेटा मेंबर्स एम्प्लॉय से आए हैं मैनेजर में, उनको दोबारा यहाँ पे इनिशलाइज करने की बजाय हमने लिख दिया कीवर्ड सुपर। दिस इज़ हाउ वी राइट कीवर्ड सुपर। सुपर लिख के, सुपर एक फंक्शन है, सो इसलिए हमें राउंड ब्रैकेट्स देने पड़ते हैं और सेमीकोलन लगाना पड़ता है। सुपर इज़ एक्चुअली अ फंक्शन, ठीक है। हमने सुपर फंक्शन लिख दिया, पैरामीटर्स कोई नहीं दिए, तो ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है जो कि इस क्लास का, मैनेजर क्लास का जो बेस क्लास है उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा। ये डिफ़ॉल्ट सुपर है ना, डिफ़ॉल्ट है ना, इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो ये
कीवर्ड, ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट ये क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, ये जो क्लास है ना मैनेजर, इसका जो बेस क्लास था पेरेंट क्लास, उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा. सो दिस कीवर्ड विल शिफ्ट द कंट्रोल हेयर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉय क्लास. ये कीवर्ड चला, इस कीवर्ड ने कंट्रोल यहाँ ले आया, फिर क्या हुआ, नेम बेसिक एज इनिशलाइज हो गए, ठीक है, कंट्रोल वापस इधर आ गया और कार अलाउंस भी इनिशलाइज हो गया. सो डुप्लीकेशन ऑफ कोड की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो सुपर कीवर्ड किस काम आता है, सुपर कीवर्ड बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने के काम आता है. आई रिपीट, सुपर कीवर्ड इज यूज टू कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास. ठीक है, चलो ये हो गया. अब दोबारा देखो, अब मैनेजर का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है, 4 पैरामीटर्स आए एन बी ए सी. ठीक है, उसके बाद फिर सुपर कीवर्ड कॉल हुआ. अब इसके बाद इसमें पैरामीटर्स भी भेज रहे हैं हम एन बी ए. अब ये सुपर कीवर्ड क्या करेगा, ये भी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, लेकिन कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज, बिकॉज पैरामीटर्स हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ठीक है, एन की वैल्यू इधर चली गई, बी की वैल्यू इधर आ गई, ए की वैल्यू इधर आ गई, जिसके थ्रू नेम बेसिक और एज में भी वैल्यूज़ आ गई. ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर चला, कंट्रोल वापस इधर आ गया, कार अलाउंस में सी आ गया. ठीक है, सो डुप्लीकेशन ऑफ कोड नहीं हुई. डुप्लीकेशन ऑफ कोड की जगह हमने सुपर कीवर्ड यूज़ कर लिया, बिकॉज सुपर कीवर्ड इज़ यूज टू कॉल द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ बेस क्लास. अगर सुपर कीवर्ड में कोई पैरामीटर नहीं है तो पैरामीटराइज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सुपर क्लास का या पेरेंट क्लास का या बेस क्लास का. और अगर सुपर कीवर्ड के साथ पैरामीटर्स हैं तो ऊपर वाली क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. दैट्स इट. ठीक है, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ सुपर कीवर्ड. लेकिन कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें अब मैं थियोरी डिस्कस कर रही हूँ. पहली बात मैंने आपको बताया था कि मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स की जैसे कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिट नहीं होते. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें हर ड्राइव क्लास में बेस क्लास के डेटा मेंबर्स को भी इनिशलाइज करना पड़ेगा, जिसके कारण डुप्लीकेशन ऑफ कोड हो जाएगी. ठीक है, ये चीज़ें जो थियोरी में लिखी हुई हैं. सो कोड डुप्लीकेशन हो जाएगी. तो इसका सल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है कि हम सुपर कीवर्ड यूज़ कर लें. ठीक है, द सुपर कीवर्ड, यूजिंग सुपर कीवर्ड द कंस्ट्रक्टर डिफाइंड इन द सब क्लास कैन रेफर टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स इमीडिएट पेरेंट क्लास या सुपर क्लास इन ऑर्डर टू इनिशलाइज द मेंबर ऑफ सुपर क्लास. सुपर क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशलाइज करने के लिए हम सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं. सुपर कीवर्ड पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है, तो हमें चाइल्ड क्लास में दोबारा से उसके डेटा मेंबर को इनिशलाइज करना नहीं पड़ता. ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट सुपर मस्ट ऑलवेज बी द फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इनसाइड सब क्लास कंस्ट्रक्टर. क्या मतलब इस लाइन का, कि देखो सब क्लास कंस्ट्रक्टर की पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए सुपर. हमेशा ये सब क्लास है मैनेजर, इसका कंस्ट्रक्टर की पहली स्टेटमेंट है सुपर. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की भी फर्स्ट स्टेटमेंट है सुपर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की भी फर्स्ट स्टेटमेंट सुपर. सुपर शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये एक रूल है बस. ठीक है, उसके बाद सुपर का फॉर्मेट सुपर, अगर आर्ग्यूमेंट्स हैं तो दे दो, नहीं है तो खाली और सेमी कॉलन. सो दिस वॉज द यूज़ ऑफ सुपर कीवर्ड विद द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ चाइल्ड क्लास टू कॉल द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ बेस क्लास. राइट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे सुपर कीवर्ड जो है वो कंस्ट्रक्टर्स के साथ यूज़ करते हैं. दैट हाउ द सुपर कीवर्ड इज़ यूज टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास एंड इट इज़ ऑलवेज रिटन एज द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव क्लास. ठीक है, आज हम क्या करेंगे, अब हम सुपर कीवर्ड का एक और यूज़ पढ़ेंगे. ठीक है, सो सुपर कीवर्ड्स जो है वेरिएबल्स या मेथड्स के साथ भी यूज़ होता है. तो सुपर कीवर्ड का एक और यूज़, इसके लिए ना एक एग्जांपल सपोज करो. लेट अस सपोज कि मेरा जो बेस क्लास है ना उसका नाम ए है एंड ड्राइव क्लास का नेम बी है. बेस क्लास में एक डेटा मेंबर है आई नाम का और सेम ही नाम का डेटा मेंबर ड्राइव क्लास में भी है. इट मीन्स जब बी क्लास इनहेरिट होगी ए से तो ए का ये डेटा मेंबर आए, ये भी बी में आ जाएगा ड्यू टू इनहेरिटेंस.
अब बी के पास 2 आई नाम के डेटा मेंबर्स हो गए। सो कंपाइलर इसमें कंफ्यूज हो सकता है कि कौन से आई की बात हो रही है। क्या उस आई की बात हो रही है जो बी का ड्राइव क्लास का अपना है, कि उस आई वेरिएबल की बात हो रही है जो ए से उसको इनहेरिट हुआ है। ठीक है, सो इसको समझने के लिए बेटा ये प्रोग्राम देखो और इसका सोल्यूशन भी आपको मैं बताती हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। लेट अस सपोज वी हैव अ क्लास ए। इन क्लास ए वी हैव अ डेटा मेंबर int of data type integer and the name of the member is I. We have I data member of integer type. Okay, class is finished. Let us suppose we have created another class B that is inherited from class A, and class B में भी I नाम का एक वेरिएबल पड़ा हुआ है इंटीजर डेटा टाइप का। अब क्लास B A से इनहेरिट हुई है तो A का आई भी B में आ गया, तो B के पास अब 2 आईज हैं, एक अपना आई डेटा मेंबर और एक जो A से इनहेरिट हुआ है। B का कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है पैरामीटराइज्ड, ठीक है, 2 पैरामीटर्स आएंगे। अब देखो यहाँ पर अब एक वैल्यू हमने उस आई को देनी है जो A से आया है, एक वैल्यू हमने उस आई को देनी है जो B का अपना है। तो हम कैसे करेंगे, A के आई को कैसे रेफ़र करेंगे, सुपर डॉट आई। Super dot I means that we are referring to that I variable that has been inherited from the base class in the tribe class. So super dot I means we are talking about this I of super class. So this I, इस I की वैल्यू को हम A डाल देंगे और I equals to B, this I means we are talking about I of drive class. ठीक है, so this is the second use of super keyword कि सुपर कीवर्ड वेरिएबल के साथ हम यूज़ करते हैं, तब करते हैं जब बेस क्लास का और ड्राइव क्लास के डेटा मेंबर्स का सेम नेम है। तो ड्राइव क्लास में अगर बेस क्लास के डेटा मेंबर को रेफ़र करना है तो फिर हम सुपर कीवर्ड से करते हैं ताकि पता लग जाए ये कौन से डेटा मेंबर की बात हो रही है, उस डेटा मेंबर की जो बेस क्लास का ड्राइव क्लास का अपना था या उस डेटा मेंबर की जो बेस क्लास से आया है। सो सुपर डॉट आई मीन्स I वेरिएबल ऑफ सुपर क्लास एंड I मीन्स I वेरिएबल ऑफ बेस क्लास। इसी तरह फिर शो फंक्शन है, शो फंक्शन क्या करेगा, वेरिएबल इन सुपर क्लासेस सुपर डॉट आई एंड वेरिएबल इन सब क्लासेस आई। ठीक है, देन क्लास खत्म, मेन फंक्शन के लिए सेपरेट क्लास बनाई, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सब ओ बी नाम का, 2 पैरामीटर्स भेजे, 1 2, 1 ए में चला गया, 2 बी में चला गया, तो 1 सुपर डॉट आई में चला गया और 2 जो है बी क्लास के आई में चला गया। ठीक है, फिर शो फंक्शन कॉल किया, शो फंक्शन ने क्या मैसेज दिया, आई वेरिएबल इन सुपर क्लास इज सुपर डॉट आई डेट इज़ 1 एंड आई वेरिएबल इन सब क्लास इज 2। ठीक है बेटा, सो दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस इन इनहेरिटेंस। इट मीन्स if one class is driving another class and that class is driving the third class, then in which order their constructors will be called. So this is the topic. ठीक है, इसको समझने के लिए let us take an example. क्लास A बनी, इसमें A डेटा मेंबर है और A का कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है, क्लास ख़त्म। क्लास B इनहेरिट हुई A से, इसके पास अपना B डेटा मेंबर है, ऊपर से A आया, राइट। और मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिट नहीं होते, ठीक है, तो सिर्फ A डेटा मेंबर B के पास आया, तो B के पास 2 डेटा मेंबर्स हो गए A एंड B का कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है, क्लास इज फिनिश्ड। देन क्लास C इज़ बीइंग डिक्लेयर्ड एंड इज़ बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास B। इट मीन्स क्लास B के जितने डेटा मेंबर्स हैं वो क्लास C में आ जाएंगे। क्लास C के पास अपना C डेटा मेंबर है और B में से कौन से आ जाएंगे, एक B आ जाएगा, एक ऊपर से जो आया था A। सो क्लास C के पास 3 डेटा मेंबर्स हो गए, C, B एंड A, एंड अपना उसके पास कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, क्लास ख़त्म हो गई ये भी। देन फॉर मेन फंक्शन वी आर क्रिएटिंग अनदर क्लास, इसमें हमने मेन फंक्शन रखा है और हमने जस्ट एक ही लाइन लिखी है, हमने C क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया स्मॉल c। ठीक है, सो कैपिटल C स्मॉल c इक्वल्स टू न्यू कैपिटल C, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा तो C ऑब्जेक्ट को सबसे पहले मेमोरी स्पेस मिलेगी। किन चीज़ों के लिए मेमोरी स्पेस मिलेगी, जितने डेटा मेंबर्स C क्लास के पास हैं। C क्लास के पास 3 डेटा मेंबर्स हैं, 1 इज़ A देन B देन C, और तीनों डेटा मेंबर्स इंट टाइप के हैं। सो इट मीन्स C ऑब्जेक्ट को
4 बाइट्स ए के लिए मिलेंगे, 4 बाइट्स बी के लिए मिलेंगे एंड 4 बाइट्स सी के लिए मिलेंगे, खाली मेमोरी स्पेस, ठीक है। प्लस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सी का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे ये अब हमारा टॉपिक है कि कैसे कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे, बिकॉज सी जो है वो बी से इनहेरिट हुई है एंड बी जो है वो ए से इनहेरिट हुई है और तीनों के पास अपना अपना कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है और हम ऑब्जेक्ट सी क्लास का बना रहे हैं और जैसे सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या होगा। अब ये बात ध्यान से सुनो, सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ये वाला। अब एक बात है, यहाँ तो आपको याद है मैंने सुपर कीवर्ड करवाया था। सुपर कीवर्ड जो है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के काम आता है। अब एक नई चीज़, अगर हम अपने कंस्ट्रक्टर में सुपर कीवर्ड नहीं लिखते, हमने यहाँ कोई सुपर कीवर्ड नहीं लिखा, तो जावा ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की पहली स्टेटमेंट सुपर कीवर्ड बना देता है, लाइक दिस। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा कि सुपर कीवर्ड अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यानी सुपर कीवर्ड ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट क्या करता है, ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। सी का बेस क्लास कौन सा है, बी, ठीक है। तो जावा ने अपने आप ही सुपर कीवर्ड लगा देना है, अगर सुपर कीवर्ड हमने नहीं लगाया, और फर्स्ट लाइन में लगा देना है। तो देखो इस ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन ने सी के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, सी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सी का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, पहली स्टेटमेंट है सुपर। इस लाइन ने क्या किया, मैंने आपको बताया था वीडियो में, इस स्टेटमेंट ने क्या किया, कंट्रोल को बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर तक ले गया, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर तक। अब बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप सुपर कीवर्ड ऐड हुआ है। बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, सुपर फंक्शन कॉल स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोल इसके भी जो बेस क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर पे चल जाएगा, यानी इधर, ठीक है। यहाँ पे कोई सुपर कीवर्ड नहीं है, कंपाइलर ने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये बेस क्लास है, ये किसी से इनहेरिट नहीं हो रही, एक्सटेंड्स नहीं है। जिन क्लासेस में एक्सटेंड्स कीवर्ड है उन्हीं क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स में सुपर कीवर्ड ऐड होता है, ठीक है। तो कंट्रोल ए के पास गया था, ए की जो डाटा मेंबर है ए, उसमें 1 वैल्यू डाल दी और मैसेज क्या आ गया, एस कंस्ट्रक्टर ए इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1, ठीक है। कंट्रोल वापस वहाँ आ गया जहाँ से कॉल हुआ था, कहाँ से कॉल हुआ था, इधर से। कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, ठीक है। कंट्रोल वापस इधर आ गया जहाँ से कॉल हुआ था, इधर, ठीक है। सुपर के बाद अगली स्टेटमेंट है बी इक्वल्स टू 2, बी की वैल्यू 2 है, ठीक है। और मैसेज क्या आया, बी कंस्ट्रक्टर इस बी की वैल्यू दैट इज़ 2। ये कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो गया। कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा, जहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। ये कंस्ट्रक्टर कहाँ से कॉल हुआ था, इस कॉल स्टेटमेंट ने कंस्ट्रक्टर कॉल किया था। तो कंट्रोल अब नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, सी की वैल्यू 3 एंड मैसेज आ जाएगा सीज कंस्ट्रक्टर है सी की वैल्यू 3। सो इस तरह कंस्ट्रक्टर्स कॉल हुए। सबसे पहले जो ये स्टेटमेंट है इसने तो कोशिश की कि ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर चले, लेकिन जैसे ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है, पहली कीवर्ड सुपर है, उसने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को चला देना है। जैसे ये चलेगा, इसमें भी सुपर पड़ा हुआ है, इसने उसके ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को चला देना है। अब इसमें नहीं है तो पहले ये चला, कंट्रोल वापस इधर आया, फिर ये चला, कंट्रोल वापस इधर आया, फिर ये चला, ठीक है। सो दिस इज हाउ कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड इफ देयर इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन अ प्रोग्राम, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ये वर्ड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है C++ में। लेट मी रिपीट, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। जब किसी एक चीज़ की बहुत सारी फॉर्म्स हों तब हम उस कंसेप्ट को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेथड ओवरलोडिंग है। मेथड ओवरलोडिंग हम ऑलरेडी 154 पेज पे पढ़ चुके हैं, मैंने आपको समझा दिया है। जब एक प्रोग्राम में एक नाम के बहुत सारे मेथड्स हों, लाइक एक प्रोग्राम है उसमें ऐड नाम का एक मेथड है यानी फंक्शन है और बहुत सारे ऐड नाम के फंक्शंस हैं। फ़र्क क्या है, हर ऐड नाम के फंक्शन के साथ जो पैरामीटर लिस्ट है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। वी हैव ऑलरेडी क्लियर द कंसेप्ट, ओके। देन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ऑल्सो कम्स अंडर पॉलीमॉर्फिज्म। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी मैंने आपको करवा दिया था, पेज नंबर 157। जब एक क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स हों, अब नेचुरली हर कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम ही होगा बिकॉज क्लास का नेम ही होएगा, ठीक है। तो एक क्लास में एक सपोज करो स्टूडेंट क्लास है, तो स्टूडेंट क्लास में एक स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर होगा विदाउट पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट,
एक स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें 1 पैरामीटर होगा, एक स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं, राइट। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, वो भी हमने कर लिया हुआ है। एंड तीसरा मेथड ओवरराइडिंग, ये टॉपिक हमने इस लेक्चर में करना है। सो पॉलीमॉर्फिज्म का अगर टॉपिक आ जाता है तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है ये बताने के बाद आप तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग भी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी, मेथड ओवरराइडिंग भी। सो अब हम मेथड ओवरराइडिंग को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग का क्या मतलब है? जब बेस क्लास में एंड ड्राइव्ड क्लास में सेम नेम के फंक्शंस हों, सेम नेम के मेथड्स हों और उनकी पैरामीटर लिस्ट भी सेम हो, तब उस कंसेप्ट को मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छे से समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल प्रोग्राम। लेट अस सपोज वी हैव अ क्लास ए, इसमें 2 डेटा मेंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, और इसका एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर ए और बी में वैल्यूज़ डाल रहा है एंड एक ऐड नाम का फंक्शन है, ठीक है। इसमें प्रिंट लाइन लगी हुई है। क्लास ख़त्म हो गई, फिर क्लास बी इनहेरिट हुई ए से। ए इज़ अ बेस क्लास, बी इज़ अ ड्राइव क्लास, ठीक है। ए सुपर क्लास है, बी सब क्लास है। बी ए से बनी, बी के पास अपना डेटा मेंबर है सी एंड बी के पास अपना कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। एंड बी के पास भी देखो ऐड फंक्शन है। अब इसका हेडर और इसका हेडर एग्जैक्टली सेम है, वॉइड ऐड विदाउट पैरामीटर्स, वॉइड ऐड विदाउट पैरामीटर्स। सो इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मीन्स जब बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास के पास सेम तरह का मेथड है, ठीक है, जिसका नेम सेम है, देन दैट इज़ कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो इसके पास अपनी भी प्रिंट लाइन फंक्शन है, देन क्लास इज़ ओवर। उसके बाद मेन फंक्शन के लिए एक सेपरेट क्लास बनाई हमने, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बिकॉज मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट हमेशा ड्राइव क्लास का बनाते हैं। सो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज़ जा रही हैं 2, 5 एंड 6। 2, 5 वैल्यूज़, 6 वैल्यूज़ बी के कंस्ट्रक्टर में गई, आई में गया 2, जे में 5, के में 6, ठीक है। नीचे एग्जीक्यूशन शुरू हो गई। एग्जीक्यूशन की पहली स्टेटमेंट है सुपर, यानी बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और आई जे पैरामीटर्स जा रहे हैं, तो कंट्रोल बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में गया और आई की वैल्यू जो नीचे से आई थी कितनी 2 और जे की वैल्यू 5, 2 एंड 5 वैल्यूज़ यहाँ आ गई 2 एंड 5 जो कि ए और बी में डल गई, ठीक है। सो जो ये बी ऑब्जेक्ट है इसकी बी की ए में 2 चला गया और बी के बी में, ठीक है, 5 चला गया। ऑब्जेक्ट का नेम और वेरिएबल का नेम सेम है, बट इट्स ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ये वेरिएबल है। ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया, कंट्रोल वापस बेस ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में इधर इस लाइन में सी में के चला गया, के में क्या आया था 6, सी में के चला गया, ठीक है। तो ए बी सी में वैल्यूज चलेगी, कंट्रोल वापस इधर आया। अब देखो बी डॉट ऐड, अब ध्यान से सुनो, जब बी क्लास इनहेरिट हुई थी ए से तो ए का ऐड फंक्शन भी तो बी में गया और बी के पास अपना ऐड फंक्शन भी है, बी के पास 2 ऐड फंक्शंस हो गए। तो जब बी डॉट ऐड चलेगा तो अब कौन सा ऐड फंक्शन चलेगा? अब वो वाला ऐड फंक्शन चलेगा जो बी का अपना है, बिकॉज बी के ऑब्जेक्ट ने कॉल करवाया है, ठीक है। तो फिर ये वाला ऐड फंक्शन चलेगा, राइट। अगर ए का ऑब्जेक्ट बनाते हम ए इक्वल्स टू न्यू ए, ठीक है, फिर ए डॉट ऐड करते तो फिर ए क्लास का ऐड फंक्शन चलता है, पर बी के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया क्योंकि रिडंडेंसी है, एक तो बी का अपना ऐड फंक्शन है, एक ऊपर से भी आ गया, 2 ऐड फंक्शंस हैं इस क्लास के पास, तो कौन सा ऐड चलेगा? कंपाइलर डिसीजन लेगा अपने आप कि उसने बी का ऐड फंक्शन चलाना है, यानी ये वाला। तो आउटपुट क्या आएगी? सम ऑफ ए बी सी इज, जो तीनों के सम की वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं करना, ये टेबल आपने करना है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ठीक है, ये टेबल आपने कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर। एब्स्ट्रैक्ट एक मॉडिफायर है ना, वो मॉडिफायर्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं? लाइक हमने जब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स चैप्टर किया था, एंड व्हेन वी डिड द सिंटेक्स ऑफ अ क्लास, आई विल शो यू, यहाँ पर जूम करती हूँ, देखो यहाँ पर मॉडिफायर्स यूज़ किए। क्लास के साथ मॉडिफायर ऑप्शनल होता है, बट वी कैन यूज़ मॉडिफायर विद द क्लास। सो मॉडिफायर्स में से एक मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है।
तो वो आज हमने पढ़ना है कि व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर। उसको हम क्लासेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन यूज़ द मॉडिफायर विद द डेटा मेंबर्स एज वेल एज विद द मेंबर फंक्शंस। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता क्या है ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर। सो सबसे पहली बात कि एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर को हम क्लासेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और फंक्शंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब फंक्शंस के साथ यूज़ करना है, लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? अगर ओके, इसको मैं थोड़ा आपको एक प्रोग्राम से समझाती हूँ। पहले प्रोग्राम समझते हैं, फिर थ्योरी समझने थोड़ी इजी हो जाएगी। लेट अस सपोज हियर वी हैव अ क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, मैंने क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिख दिया। इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम क्लास के साथ भी लगा सकते हैं। मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्यों लिखा क्लास से पहले, इसका रीज़न अभी क्लियर होगा जब हम इसको पढ़ेंगे, इसके फंक्शन की बॉडी को, क्लास की बॉडी को। नाउ इन द क्लास आई हैव डिक्लेयर्ड 3 डेटा मेंबर्स, बेसिक, HRA एंड मेडिकल ऑफ डबल टाइप। ठीक है, 3 डेटा मेंबर्स हो गए। एंड देन एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है जिसमें बी डबल टाइप का पैरामीटर आ रहा है और बेसिक में बी डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन पड़ा हुआ है, द नेम ऑफ द फंक्शन इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट। एक नॉर्मल फंक्शन है, void इज अ रिटर्न टाइप एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट। और इसमें एक प्रिंट लाइन पड़ी हुई है, जस्ट एक स्टेटमेंट पड़ी हुई है, दिस इज द नॉन एब्स्ट्रैक्ट मैथड, बस मैथड में। ठीक है, एंड दिस इज न्यू थिंग फॉर यू। अब देखो यहाँ पर एक सैलरी नाम का मैथड हमने बनाया है जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, void, और उससे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा है। सो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्लास के साथ भी लिखा था और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमने मेथड के साथ यानी फंक्शन के साथ भी लिखा है। नाउ अब आपको समझ लगेगा कि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को किसी फंक्शन के साथ लिख देते हैं तो उस फंक्शन की डेफिनेशन यानी बॉडी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये देखो, ये फंक्शन था नॉन एब्स्ट्रैक्ट या ABCXYZ, कोई भी नाम का फंक्शन है, ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं है, इसके आगे हमने एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर नहीं लिखा हुआ, तो इस फंक्शन की हमें बॉडी देनी पड़ रही है। बॉडी मीन्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही हैं इस फंक्शन के केस में। लेकिन अगर हम किसी फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं या किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देते हैं तो हम उसकी बॉडी नहीं देते। अब देखो इस मेथड की बॉडी तो कहीं नहीं है ना, क्लास खत्म हो रही है सीधा। तो क्या सिंटेक्स होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने का, पहले एब्स्ट्रैक्ट लिख दो, फिर मेथड का रिटर्न टाइप, फिर मेथड का नेम, और अगर पैरामीटर्स, वैसे तो पैरामीटर्स होंगे नहीं, पैरामीटर्स करने ही क्या है, बिकॉज अंदर बॉडी नहीं है तो पैरामीटर्स नहीं होंगे, और सेमी कॉलन। सो इतने में फंक्शन खत्म हो गया। दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। ठीक है, अब हम क्लास को, ये तो आपको क्लियर हो गया ना एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है। सी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या सिंटेक्स होता है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दो, क्लास का फंक्शन का रिटर्न टाइप दे दो, फंक्शन का नेम दे दो, एंड पैरामीटर लिस्ट अगर हैं तो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वाई, बिकॉज अंदर बॉडी ही नहीं है तो पैरामीटर्स क्या करेंगे, एंड देन सेमी कॉलन। ठीक है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या करता है, फॉर अब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने क्लास बनाई एनिमल, इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है ट्रैवल। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मीन्स इसकी बॉडी यहाँ पे नहीं होगी, हमने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट void ट्रैवल और सेमीकोलन लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट्स में इसकी डेफिनेशन नहीं दी। अब दूसरी बात, इसकी डेफिनेशन कौन देगा? इस ट्रैवल फंक्शन की डेफिनेशन एनिमल क्लास के जो सब क्लासेस होंगी वो देंगी, राइट? अब देखो ट्रैवल मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट था, ये सुपर क्लास है, इससे हमने पहली क्लास सब क्लास बनाई बर्ड, इसने ट्रैवल मेथड की बॉडी डिफाइन की। फिश भी एक सब क्लास बनी, इसने भी ट्रैवल मेथड की बॉडी डिफाइन की। रेप्टाइल भी एक सब क्लास बनी, इसने भी ट्रैवल मेथड की बॉडी डिफाइन की। सो इट मीन्स जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनकी बॉडी, हमने एब्स्ट्रैक्ट, पहली बात एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमेशा सुपर क्लास में लिखना है, सुपर क्लास है ना, उसी में एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना है, और उसकी बॉडी नहीं होती एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। उसकी डेफिनेशन या उसकी बॉडी कौन प्रोवाइड करेगा? इस क्लास की जो सब क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, सो पहली बात। अब जैसे यहाँ पर सैलरी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, तो इस क्लास में तो सैलरी की डेफिनेशन नहीं दी हमने। देखो ये जो मैनेजर क्लास बनी है एम्प्लॉय से, सब क्लास बनी है, इस एम्प्लॉय क्लास की सब क्लास बनी मैनेजर, इसने सैलरी की डेफिनेशन दी है, फाइन। ऐसे ही जैसे प्रोग्रामर क्लास बनी है एम्प्लॉय से,
इस क्लास ने सैलरी की डेफिनेशन दी है. सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर नॉट डिफाइंड इनसाइड सुपर क्लास, रादर they are defined inside the subclasses which are inherited from that superclass. Is that clear? So ये था abstract method. अब है abstract class, जो हमने यहाँ abstract लिखा है. So the rule is, अगर किसी क्लास में एक भी abstract method हो तो उस क्लास को abstract बनाना ही बनाना है. आई रिपीट, अगर किसी क्लास में एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एटलीस्ट वन, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मोर देन 3, जितने मर्जी हो, कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर किसी क्लास में आ गया तो उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा. फाइन, आई थिंक अब थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ है. अब प्रोग्राम को देखो. इसमें 3 डेटा मेंबर्स हैं, बेसिक, एचआरए, मैजिकल. एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर है, एक जनरल फंक्शन है, एंड देन देयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जिसकी बॉडी यहाँ पे हमने नहीं देनी. देन मैनेजर क्लास बनी एम्प्लॉय से. मैनेजर का अपना कंस्ट्रक्टर है, इसमें सुपर बी, इसमें बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और बी आपको सुपर कीवर्ड का तो पता है. ठीक है, इसमें देखो सैलरी की डेफिनेशन दी हुई है हमने. ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामर क्लास भी एम्प्लॉय से बनी. प्रोग्रामर क्लास के का अपना कंस्ट्रक्टर है. ठीक है, एंड प्रोग्रामर क्लास ने भी सैलरी क्लास को इम्प्लीमेंट किया. ये देखो, ठीक है, सैलरी मेथड को, सॉरी, इम्प्लीमेंट किया. खत्म हो गया ये क्लास भी. देन मेन फंक्शन बनाने के लिए एक सेपरेट क्लास बनाई. मेन फंक्शन में हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया. अब ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट नहीं है, हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे बिकॉज हमने न्यू ऑपरेटर नहीं लगाया. ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है जैसे ये है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम और पैरामीटर्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. बट हमने एम्प्लॉय का, दिस ई इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल. ठीक है, इसको मेमोरी स्पेस नहीं मिली, इसको कोई मेमोरी नहीं मिली, दिस इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल. ठीक है, हमने न्यू के साथ इसको मेमोरी नहीं दी. ऐसे तो हमने मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया. वाई? बिकॉज मैनेजर एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है. हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं. हमने मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया बिकॉज मैनेजर एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है. प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट बनाया बिकॉज प्रोग्रामर एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है. फिर हमने क्या किया, इस रेफरेंस वेरिएबल में सबसे पहले मैनेजर का ऑब्जेक्ट डाल दिया. अब इसका मतलब ई जो है वो मैनेजर क्लास को पॉइंट कर रही है. फिर जब हम ई डॉट सैलरी करेंगे तो कौन सा सैलरी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? जो मैनेजर का है. ठीक है, आउटपुट इस हिसाब से आ जाएगी, आप देख लेना उसका सैलरी फंक्शन कैसे चल रहा है. देन ई में हमने पी डाल दिया. पी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोग्रामर क्लास, तो इट मीन्स ई अब प्रोग्रामर क्लास को पॉइंट आउट कर रही. फिर हमने ई डॉट सैलरी किया तो कौन सा सैलरी फंक्शन चलेगा? वो वाला सैलरी फंक्शन चलेगा जो प्रोग्रामर क्लास के पास है, ये वाला. और इसकी आउटपुट आप देख लेना, इसकी आउटपुट आ जाएगी दिस वन. उसके बाद ई डॉट नॉन एब्स्ट्रैक्ट, फिर हमने नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को भी कॉल करवा लिया. वाई? बिकॉज वो तो एम्प्लॉय क्लास में था, तो वो तो कॉल हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल which is showing both abstract class and abstract method. Fine. Now the theory of abstract method. So abstract modifier can be applied with classes as well as methods. हमने एग्जाम्पल में देख लिया. ठीक है, sometimes we may want to define super class that only declares the structure of method. अगर हम super class में सिर्फ method का structure देना चाहते हैं, सिर्फ header देना चाहते हैं, without providing complete implementation, हमने उसकी body नहीं देनी method की. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी body कौन देगा? उसकी method की body उसके सब classes देंगे, सब class to provide required definition. तब हम उस method को abstract बनाएंगे. अगर हमने किसी method की body नहीं देनी क्लास में तो हम उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे. और उसकी बॉडी कौन डिफाइन करेगा? उसकी बॉडी उसके सब क्लासेस डिफाइन करेंगे. और जिस क्लास में एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो क्लास खुद भी एब्स्ट्रैक्ट होगी. तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आना चाहिए था मेरे हिसाब से. एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आना चाहिए, राइट. उसके बाद दिस इज द सिंटेक्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये मैंने आपको करवा दी है. नाउ व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस? एनी क्लास दैट कंटेन वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस क्लास में है, उसको भी हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा. ठीक है, यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. हमने देखा था प्रोग्राम में, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन हम रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं. ठीक है, अब जो सब क्लासेज हैं, सब क्लासेस की बात हो रही है. अब जो सब क्लासेज हैं, द सब क्लास ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे ये सब क्लासेस थी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, एक मैनेजर और एक प्रोग्रामर. फाइन, द सब क्लासेज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट class must either implement
ऑल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, या तो वो क्लासेस सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को की बॉडी दें जो उसकी सुपर क्लास की थी। सुपर क्लास में कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सैलरी। तो या तो मैनेजर एंड प्रोग्रामर दोनों दोनों ये सैलरी की डेफिनेशन दें। अगर ये सैलरी की को डिफाइन नहीं करना चाहते लेकिन ये इसके सब क्लासेस हैं, तो ये क्लास खुद भी एब्स्ट्रैक्ट बनेगी क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऐसा सच आ गया, इसकी हमने डेफिनेशन यहाँ नहीं दी। So let me repeat. Any subclass of an abstract method must either implement all the abstract methods of the superclass, या तो वो सारे superclass के abstract methods की body दे, अगर वो नहीं दे रही तो वो खुद भी abstract होगी क्या, subclass। ठीक है, then sub abstract class will always, अच्छा दूसरी बात, abstract class हमेशा एक super class होगी। क्यों? क्योंकि उसकी सब क्लास होनी ज़रूरी है जो abstract method की body देगी। फाइन, देन नेक्स्ट क्या है, द कंपाइलर इंसिस्ट दैट अ क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड। अच्छा, अब हमने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कब बनाना है, नंबर 1 अगर क्लास में एक या एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया हुआ है। नंबर 2, अ क्लास इनहेरिट्स वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स फॉर विच इट डज नॉट प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन। पहली बात, अगर क्लास में अपना एक या एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी। नंबर 2, अगर वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इनहेरिट कर रही है यानी वो सब क्लास है लेकिन उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन नहीं कर रही, बॉडी नहीं दे रही, तब हम सब क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्योरी। इसको आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा समझने के लिए, फिर ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, राइट। एंड द लास्ट टॉपिक इज यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड। जैसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, क्लास कीवर्ड है, पब्लिक कीवर्ड है, वैसे एक फाइनल भी एक कीवर्ड है। ठीक है, फाइनल कीवर्ड का क्या यूज़ है, लेट मी एक्सप्लेन। फाइनल कीवर्ड हम वेरिएबल यानी डेटा मेंबर के साथ भी लगा सकते हैं, हम मेथड यानी फंक्शंस के साथ भी लगा सकते हैं और हम क्लासेस के साथ भी लगा सकते हैं, तो हमने तीनों को पढ़ना है। लेट अस फर्स्ट डिस्कस हाउ टू यूज़ फाइनल कीवर्ड विद अ वेरिएबल। अगर हमने वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड लगाया वो कॉन्स्टेंट बन जाएगा। लेट अस सी हाउ। सपोज करो एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया मैक्स टाइप का, जिसकी वैल्यू हमने 100 दे दी और वो इंटीजर टाइप का है। मैक्स एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और उसकी वैल्यू हमने 100 दे दी और उसके पहले फाइनल कीवर्ड लगा दिया, तो क्या होगा, जो मैक्स है वो एक कांस्टेंट बन जाएगा और उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी 100। प्रोग्राम के अंदर हम मैक्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर प्रोग्राम के अंदर मैंने कोई स्टेटमेंट लिख दी मैक्स इक्वल्स टू 80, तो एरर आ जाएगी कि मैक्स की वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज मैक्स इज अ कांस्टेंट वेरिएबल, उसको फाइनल डिक्लेयर किया हुआ है हमने। फाइन, सो दिस इज कांस्टेंट वेरिएबल। नेक्स्ट इज व्हेन फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड विद मेथड्स। अगर हम फाइनल कीवर्ड को मेथड से यूज करें, लाइक दिस, क्लास बनी सुपर क्लास नाम की, उसमें मेथड बनाया हमने या फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम का और हमने मेथड को फाइनल कर दिया यानी हमने फंक्शन को फाइनल कर दिया। तो क्या होगा, अगर हम फाइनल कीवर्ड किसी फंक्शन के साथ लगाते हैं तो उस फंक्शन को हम सब क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइडिंग क्लियर है ना आपको, मैंने आपको बताया पिछले टॉपिक में, ये समझाया हुआ है मैंने ओवरराइडिंग आपको। ओवरराइडिंग का मतलब होता है जब सुपर क्लास एंड सब क्लास सेम के पास सेम नेम का फंक्शन है। वॉइड डिस्प्ले दोनों के पास सेम नेम का फंक्शन है, रिटर्न टाइप भी सेम है, पैरामीटर लिस्ट भी सेम है, दोनों की खाली है, तो उसे कहते हैं ओवरराइडिंग। व्हेन द सुपर क्लास एंड द सब क्लास दे हैव अ फंक्शन विद सेम हेडर, देन दैट कंसेप्ट इज नोन एज ओवरराइडिंग। लेकिन अगर हम किसी फंक्शन को फाइनल कर देते हैं, फाइनल लिख देते हैं कीवर्ड फंक्शन के साथ, तब हम उस फंक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकते, यानी सब क्लास में अब डिस्प्ले नाम का फंक्शन नहीं लिख सकते। एरर आ जाएगी। क्या एरर आएगी कि डिस्प्ले को हम ओवरराइड नहीं कर सकते सब क्लास में। वाई? बिकॉज सुपर में हमने उसको फाइनल कर दिया। So final keyword with the method prevents that method to be overridden in its subclass. Fine. And last is how to use final with the class. अब class के साथ अगर हम final use करेंगे, अगर हम किसी class के साथ final keyword use कर लेते हैं, for example in this program class A, इसके साथ हमने final keyword use किया, तो इस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लास बी बनी एक्सटेंड्स ए, यहाँ पर एरर आ जाएगी दैट यू कैन नॉट इनहेरिट क्लास ए। वाई? बिकॉज इट इज अ फाइनल क्लास। वंस अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल वी कैन नॉट इनहेरिट दैट क्लास, उसके सब क्लासेस नहीं बन सकती।
फाइन. सो दिस वाज द फाइनल कीवर्ड. अगर हमने आई रिपीट, फाइनल कीवर्ड को वेरिएबल के साथ लगाएंगे तो वो वेरिएबल कांस्टेंट बन जाएगा, उसकी हम वैल्यू को प्रोग्राम में नहीं चेंज कर सकते, जैसे मैक्स वेरिएबल था पीछे ये वाला. ठीक है. नंबर 2, अगर हम फाइनल कीवर्ड को मेथड के साथ लगाएं तो उस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते उसकी सब क्लास में. नंबर 3, अगर फाइनल कीवर्ड को क्लास के साथ लगाएं तो उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते. So this was all about final keyword. With this, our chapter is over. Thank you.